देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखिए भाई, एक फंक्शन है w, ठीक है, वो z का फंक्शन कहलाता है किसी डोमेन D में। मतलब किसी डोमेन D में ये क्या है भाई, डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको w को कहते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात। और सुनिए, z इक्वल क्या होता है, x प्लस आई वाई। जब इसमें हम z की जगह पर x प्लस आई वाई लिख देते हैं तो w इसमें ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, u एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं w इक्वल यू प्लस आई भी। यानी कि u जो होता है वो फंक्शन होता है एक्स वाई का, u एक्स वाई, और v जो फंक्शन होता है एक्स वाई का। और एक्स वाई जो होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखिए किस तरह से होता है इसमें। देखिए जैसे कि w एफ जेड का फंक्शन है, मान के चलो एफ जेड बराबर है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, और हम जानते हैं z इक्वल क्या होता है, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो आप z की जगह पर जब यहाँ पर x प्लस आई वाई लिख देते हैं तब ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दो पार्ट में, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। w जो u होता है वो इसका कहलाता है रियल पार्ट, v जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट। ये आते कैसे हैं वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस आई वाई प्लस वन। तो इसमें रियल जिसमें आई ना हो उन्हें एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में आई है, इन्हें एक साथ कर लो, 2x वाई प्लस वाई आई। ठीक है, तब देखिए इसको कहते हैं हम लोग u, और इसको क्या कहते हैं v। ठीक है, देखिए आप देखिए जो u है उसके अंदर एक्स वाई है, और v जो है उसके अंदर भी क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं u प्लस आई वाई। ठीक है, w या तो भाई z का फंक्शन होता है। ठीक है, समझ गए, जो w होता है वो किसका फंक्शन होता है, z का। लेकिन जब z की जगह पर आप x प्लस आई वाई लिख देते हैं तो ये दो भागों में ब्रेक हो जाता है। इसका एक पार्ट कहलाता है रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। दोनों पार्ट में x और y रहता है। ठीक है, इसे u कहते हैं, इसे v कहते हैं। ठीक है, यही है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और भी फंक्शन इस तरह से ब्रेक हो सकते हैं, जैसे कि w इक्वल लिखा है साइन z। चलिए इसको भी बता दें, z की जगह पर क्या लिख दिया आपने, x प्लस आई वाई, तब w बराबर हो गया साइन x प्लस आई वाई। इसको ब्रेक किया हमने, साइन x कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई। ठीक है, कॉस आई वाई क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, साइन आई वाई क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, u, और इसको क्या कहते हैं, v। देखो ये u प्लस आई भी में ब्रेक हो गया, जहाँ u और v फंक्शन है किसके, x और y के। ठीक है,
देखो यहाँ डब्ल्यू जेड का फंक्शन था, जब जेड की जगह पर आपने एक्स प्लस आई वाई लिखा तो डब्ल्यू जो ब्रेक हो गया यू प्लस आई बी में, डब्ल्यू जो हो गया वो एक्स और वाई का फंक्शन हो गया, तो इसको कहते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू को कहते हैं फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तब देखिए किस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है, W is called function of Z in a domain D। किसी डोमेन डी में ये क्या डिफाइन है, डोमेन डी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय W इक्वल एफ जेड। ठीक है, W इक्वल एफ जेड से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट, वेयर Z इक्वल एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, व्हेन वी पुट Z इक्वल एक्स प्लस आई वाई इन W इक्वल एफ जेड। ठीक है, देन it will be in the form, तब ये किस फॉर्म में आ जाता है वो देखिए। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा W इक्वल यू प्लस आई, वेयर U इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, या इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वेयर u and v are functions of x and y। ठीक है, u और v किसके फंक्शन होते हैं, x और y के। u इक्वल यू एक्स वाई और v इक्वल वी एक्स वाई। जैसे कि अभी आपने देखा w एक फंक्शन था z का, जब हमने z की जगह पर x प्लस आई वाई लिखा तो दो पार्ट में वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ गए। वेयर x एंड y आर रियल, जहाँ पर x और y क्या होते हैं भाई, रियल होते हैं। ठीक है, जैसे z इक्वल एक्स प्लस आई वाई लिखा है तो आप जानते हो x और y क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, तो देखो w जो होता है वो z का भी फंक्शन होता है और w जो होता है वो x और y का भी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, जिसके रियल पार्ट को u कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट को क्या कहते हैं, v कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई लिमिट किसे कहते हैं, लिमिट क्या होती है फंक्शन की वो देखिए। मान लो कि लेट एफ जेड बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ए डोमेन डी। किसी डोमेन डी में क्या है भाई, डिफाइन है। ठीक है, देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड टेंस टू ए। ठीक है, समझ गए। तो जेड टेंस टू ए पर एफ जेड की जो लिमिट है वो क्या कहलाती है, एल कहलाती है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड बराबर क्या लिख सकते हो, एल। लेट
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए पॉजिटिव नंबर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, मान के चलो। और इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं वो हम बता रहे हैं। मतलब आपने एफ जेड की लिमिट ली और मान क्या आ गया, एल आ गया। अब देखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए पॉजिटिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है। इसको आप एप्सिलॉन डेल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकती हो, मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, मॉड एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और जेड टेंड्स टू ए है लिमिट, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, मॉड जेड माइनस ए लेस देन टी, ठीक है। आप इस फॉर्म में लिखो, इसका मतलब ये है कि जेड टेंड्स टू ए पर एफ जेड की लिमिट क्या आएगी भाई, एल आएगी, ठीक है, इतनी बार। तो इस तरह से डिफाइन होती है इसकी लिमिट, ठीक है। देखिए भाई, कंटिन्यूटी क्या होती है किसी फंक्शन की, ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है। देखिए, मान लो कि एफ जेड क्या है, बी ए फंक्शन, और डिफाइन है किसी डोमेन डी में, डिफाइन इन ए डोमेन डी, देन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस in a at z इक्वली, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आ जाए कि लिमिट z टेंड्स टू a पर एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाए, ए आ, एफ ए आ जाए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। और देखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, मान के चलो ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो पॉजिटिव है, गिवन है, एंड देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच दैट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसको एप्सिलॉन डेल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जेड माइनस एफ ई लेस देन एप्सिलॉन एंड जेड माइनस ए का मॉड लेस देन जे, ठीक है, इतनी बात। तो एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है फंक्शन एफ जेड, ठीक है। देखिए भाई, डिफरेंशियबिलिटी किस तरह डिफाइन होती है। मान लो लेट एफ जेड बी ए फंक्शन of complex variable z, एफ जेड कोई फंक्शन है किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में, एंड डिफाइंड इन ए डोमेन डी, ठीक है। और किसी डोमेन डी में क्या है, भी डिफाइंड है। देन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at z equal z naught
इफ देखिए लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है इतनी बात। एग्जिस्ट, ये क्या करे भाई, एग्जिस्ट। ठीक है समझ गए। अगर ये एग्जिस्ट करे तो z इक्वल जेड नॉट पर, ठीक है, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल। इसकी जगह आप इसको भी ले सकते हो, लिमिट z टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ध्यान रखना है, ठीक है, इसको एग्जिस्ट करें। ठीक है, और एग्जिस्टेंस हम कैसे प्रूव करते हैं ये बताएंगे। ठीक है, जब ये सॉल्व होके वैल्यू आ जाती है तो देखिए भाई इन दोनों को हम इस तरह भी, इसका मतलब होता है डी एफ अपॉन डी जेड, और किस वैल्यू किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं आप, जेड इक्वल जेड नॉट पर। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ डैश जेड नॉट। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जब ये एग्जिस्ट कर जाता है तो ये एफ डैश जेड नॉट के बराबर आ जाता है या इसके बराबर आ जाता है। ठीक है इतनी बात। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, देखिए भाई जॉर्डन कर्व थ्योरम क्या होती है। ठीक है, देखिए जॉर्डन ने ये बताया था कि कोई भी क्लोइड कर्व है किसी आर्गेंट प्लेन में, ठीक है, ये कोई क्लोइड कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व की ये कहलाती है बाउंड्री, जो इसको दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है समझ गए, दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ये इंटरनल पार्ट होता है और ये बाहर वाला एक्सटर्नल पार्ट होता है। ठीक है समझ गए, कोई भी क्लोइड कर्व होगा वो दो भागों में डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, ये इंटीरियर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर। ठीक है, अब देखिए भाई इट स्टेट्स दैट ए सिंपल क्लोइड जॉर्डन कर्व divides the Argand plane into two domains। ठीक है, and curve is called common boundary। ठीक है समझ गए, जो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इंटीरियर पार्ट, और ये पार्ट क्या कहलाता है, एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मोड जेड इक्वल आर है, ठीक है, तो एक सर्किल है ये, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होता है, 0,0 होता है, और रेडियस क्या होती है इसकी, आर है। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्लोज जॉर्डन कर्व है, देखिए क्या करेगा भाई इसको, मतलब आर्गेंट प्लेन में जब इसको आप बनाओगे इस तरह से, ठीक है, तो ये कहलाता है बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री, मोड जेड इक्वल आर। ठीक है समझ गए, ये कहलाता है इसका इंटीरियर रीजन।
ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं mod z लेस देन r। तो ये बाहर जितना भी हिस्सा दिखता है ये, ठीक है, ये कहलाता है इसका ग्रेटर देन r। ठीक है, ये एक्सटीरियर रीजन कहलाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि कोई भी क्लोज्ड कर्व होगा वो दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, एक इंटीरियर पार्ट और एक एक्सटीरियर पार्ट, और जो कर्व की बाउंड्री होती है उसे कॉमन बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ये जो कर्व है इसको क्या कहते हैं? इसकी कॉमन बाउंड्री। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। देखिए भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने किया है जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो राइट हैंड साइड में, तो हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट करते थे तो बाकी दूसरे क्या होते थे? कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो मान के चलो f एक फंक्शन है जो एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे फंक्शन भी अपने सामने आएंगे जिनका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग इस रूल से करेंगे। ठीक है, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होता है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको आप एफ एक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और अगर डेल एफ ओवर डेल वाई निकालना है आपको, तो देखो अभी आपको किसमें चेंजिंग दिख रही है? एक्स वाले में। ठीक है, फिर आपको चेंज दिखेगी, चेंजिंग जो दिखाई देगी वो वाई वाले में, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये क्या होता है? एफ वाई। ठीक है, अगर आपको इसको ओरिजिन पर निकालना है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर आपको ओरिजिन पर फाइंड करना है, ठीक है, तब हम एक्स और वाई की जगह पर रख देते हैं 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ डेल्टा एक्स कॉमा 0 माइनस एफ एक्स अपॉन एफ 0 कॉमा 0 अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इस तरह इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एक्स। ठीक है, और सुनिए बात, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना हो ओरिजिन पर, तब देखिए क्या होगा? लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 एफ 0 कॉमा डेल वाई माइनस एफ 0 0 अपॉन। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, तो इनको याद रखना है। ठीक है, इनका इस्तेमाल होगा एफ 0 कॉमा वाई माइनस एफ 0 0 अपॉन वाई। ठीक है, समझ गए? तो हम इन नियमों के द्वारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो इनको याद रखो, इनको किस तरह से लगाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, अगर एफ एक्स वाई दे रखा हो तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऐसे निकलता है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई इस तरह से निकलता है। ठीक है, इतनी बात? देखिए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट,
देखो भाई, मान के चलो कोई पॉइंट है जेड नॉट, क्या है भाई, कोई पॉइंट है अपने पास जेड नॉट, ठीक है, ये नेबरहुड कहलाता है, ठीक है, ये नेबरहुड कहलाता है ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट जेड, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट जेड का क्या कहलाता है, नेबरहुड, ठीक है। अगर यहाँ पर एक छोटी सी रेडियस आप डेल ले लें, ठीक है, और जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस क्या हो जाए, लेस देन डेल, यानी कि एक सर्किल बन जाए, तो इस सर्किल का क्या है, इंटरनल पार्ट जिसका सेंटर क्या है, जेड नॉट, और ये रेडियस कितनी है, डेल। तो आपको जितने पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है, ठीक है, जेड नॉट इनका क्या कहलाता है भाई, ये पॉइंट जो है इनका जो सेट बनेगा वो जेड नॉट का क्या कहलाएगा भाई, नेबरहुड कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस बात को ध्यान रखना, ये छोटे आसपास के जितने भी बिंदु इसके अंदर आएंगे दे आर ऑल नेबरहुड पॉइंट, ठीक है, ये नेबरहुड of a point z naught is the set of point z in the Argand plane ठीक है, सच दैट जेड माइनस जेड नॉट क्या हो, लेस देन डेल, वेयर डेल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ये क्या है भाई, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक है। तो आप एक चित्र बना सकते हो, ठीक है, तो इस सभी पॉइंट जितने पॉइंट यहाँ आ रहे हैं ये जेड नॉट हो गया और ये रेडियस डेल हो गई, तो अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, ये सभी पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गई नेबरहुड की डेफिनेशन, ठीक है, समझ गए। रियल में भी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेबरहुड को, ठीक है, समझ गए। अभी हमने थोड़ा सा आपको ये बता दिया, ठीक है। देखिए भाई, एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, देखो कोई फंक्शन w इक्वल एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, ये जो है वो एनालिटिक कहलाता है एट जेड नॉट। अगर ये डिफरेंशिएबल हो जेड नॉट पर और उसके नेबरहुड पॉइंट पर भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो इसे क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन। इसका एक नाम और है रेगुलर फंक्शन, ठीक है। तो मान लो w एक एफ जेड एक फंक्शन है किसी डोमेन डी में, तो एफ जेड जो है वो एनालिटिक कहलाता है किसी पॉइंट जेड नॉट पर, ठीक है। अगर ये एफ जेड जो हो ये डिफरेंशिएबल हो नॉट ओनली एट जेड नॉट, ठीक है, ये केवल इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो बट ऑल्सो सम नेबरहुड पॉइंट ऑफ जेड नॉट, जेड नॉट के कुछ और जो सम नेबरहुड पॉइंट हैं उन पर भी ये क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तब इसको कहते हैं एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, w बराबर एफ जेड एक फंक्शन है जो किसी डोमेन डी में डिफाइन है, ठीक है। तो एफ जेड जो है वो एनालिटिक कहलाता है, ठीक है, एट पॉइंट जेड नॉट इन डोमेन डी। ये पॉइंट किसका है, डी का है, डोमेन डी का। तो एफ जेड जो है वो एनालिटिक कहलाता है जेड नॉट पर, ठीक है।
अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल हो, जेड नॉट पर अकेले ना हो, उसके नेबरहुड पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो एफ जेड डिफरेंशिएबल हो एट जेड नॉट एंड सम नेबरहुड पॉइंट ऑफ जेड नॉट, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखो लेट डब्ल्यू इक्वल एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन ए डोमेन डी। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, देखो ऐसे फंक्शन इसमें एक वैल्यू रखने पर एक ही मान आए, जैसे एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर प्लस 2z+3, इसमें जेड की वैल्यू रखोगे कुछ तो एक ही वैल्यू आएगी। जैसे एफ जेड इक्वल लिखा है जेड पावर 1/3, अगर आप जेड की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखोगे तो जेड 3 वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, समझ गए। यहाँ जेड की जगह पर कुछ भी वैल्यू रखोगे तो कितनी वैल्यू निकलेंगी, 3, क्योंकि पावर 1/3 है। 3 कैसे निकलेंगी वैल्यू, ये आगे चल के बताएंगे, ठीक है। या जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर 12th लेवल पर अच्छी तरह पढ़ा होगा वो जानता होगा, ठीक है। मान लो एफ जेड क्या एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है किसी डोमेन डी में, देन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक at point z0 in domain D if fz is differentiable not only at z0 but also its some neighborhood points, ठीक है। It is also called regular function, ठीक है। इसको रेगुलर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गया इतनी बात। मतलब कुल मिला के एफ जेड अगर एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा उस बिंदु पर, उसके नेबरहुड पॉइंट पर भी, ठीक है। सिंपल सी बात ही है।